गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सिंटैक्स वाले टॉपिक की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और उसमें कुछ रूल्स हमने डिस्कस किया। आज हम जो रूल पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में वहाँ तक छोड़ दिया था मैंने, पार्टिकल्स की बात की थी, यानी फ्रैक्शंस की बात की थी कि जो संख्याएं लिखी जाती है बट्टे में भिन्न में, उनको हम फ्रैक्शंस के रूप में बोल सकते हैं, पार्टिकल्स के रूप में बोल सकते हैं। तो अपना टॉपिक यही था, वो उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं अपन, सिंटैक्स। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें हम बात कर रहे थे पार्टिकल्स की, या जो अपना रूल था उसमें हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे थे? फ्रैक्शन की, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल। जब कोई संख्याएं बट्टे में दी हुई हो और उनका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उनके साथ में वर्ब का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शंस के रूप में आप देख लो, मैं कहूँ 1/3 ऑफ 2/4 ऑफ 1/4 ऑफ, ठीक है। 1/3 ऑफ मतलब 1/3, 2/4 ऑफ 2/4, 1/4 ऑफ 1/4 भाग, ठीक है। ऐसे देख लो आप 3/4 ऑफ, ठीक है। जैसे इसमें ये भी होते हैं पार्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो इनके बाद में या तो दिया हुआ होगा प्लूरल काउंट नाउन। कौन सा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। या फिर इनके साथ, इनके बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा? या फिर इनके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इनके बाद में आने वाला जो नाउन होगा 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऐसे जो बट्टे में संख्याएं लिखी हुई आएंगी, तो इनके बाद में आने वाले नाउन दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा इनके बाद में, या और का मतलब अथवा यहाँ और लिखा है, या फिर कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको काउंटिंग नहीं कर सकते, और यहाँ काउंटेबल है, इसका प्लूरल काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं। अब इनमें देखो वर्ब का प्रयोग भी हमें करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखो, जब भी कोई पार्टिकल्स दिए हुए हों, जब भी कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हों, तो उनके बाद में नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ किसका प्रयोग करोगे आप? सिंगुलर वर्ब का। गॉट माय पॉइंट? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ द बुक्स ग्रीन। यहां आपको ऑप्शन में दिया है इज और आर। 1/3 ऑफ द बुक्स इज या आर ग्रीन, ठीक है। 1/3 ऑफ का प्रयोग दे रखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, और इसके बाद में ये जो नाउन है वो कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंट नाउन है। कौन सा नाउन दे रखा है यहाँ पे? प्लूरल काउंटेबल नाउन।
ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब दे रखी है, या तो आप सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करोगे या प्लूरल आर का प्रयोग करोगे। तो इसमें देखना होगा आपको कि रूल में आपको बताया गया था कि 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, ऐसे जब भी दिए हुए आएंगे तो उनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कौन सी आएगी। अब इसका मतलब ये हुआ 1/3 ऑफ द बुक्स, यानी पुस्तकें हैं, जैसे मान लो एक रूम है उसमें पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में से 1/3 है, 1/3 में एक ही पुस्तक की बात हो रही है, खूब सारी पुस्तकें हैं। तो यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये बता रहा हूँ कि 1/3 ऑफ द बुक्स यानी पुस्तकें हैं, उनमें से 1/3 पुस्तकों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे 3/4 ऑफ द मैंगोज खालिस्तान रोटन। यहाँ भी इज या आर में से आपको वर्ब भरनी है। क्या लिखा है यहाँ पे, 3/4 ऑफ द मैंगोज, 3/4 भाग जो है आम का वो क्या है, वो रोटन है, वो सड़े हुए हैं। यहाँ मैंगो जो है वो कौन सा नाउन दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आम को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पे पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो इसके बाद में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आर का। नेक्स्ट, जैसे मैं इस सेंटेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस और बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 1/3 ऑफ द बुक, 1/3 ऑफ द बुक ग्रीन, और यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया इज और आर। अब की बार लिखा है 1/3 ऑफ द बुक खालिस्तान ग्रीन, 1/3 ऑफ का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब की बार यहाँ देखो बुक जो है वो सिंगुलर काउंट नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंट नाउन। तो अब की बार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तो बात हो रही थी पुस्तकों की, किसकी, यहाँ तो बहुत सारी पुस्तकें हैं और उनमें से 1/3 पुस्तकों की बात हो रही है। 1/3 पुस्तक, एक पुस्तक नहीं, 1/3 का मतलब खूब सारी पुस्तकें हैं 1/3 में। तब यहाँ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, प्लूरल वर्ब का। लेकिन इस सेंटेंस में हम जो बात कर रहे हैं कि पुस्तक कितनी है, एक ही है, ये सिंगुलर नाउन ही है। एक पुस्तक का तीसरा हिस्सा, 1/3 ऑफ द बुक, यहाँ किसकी बात हो रही है, एक ही पुस्तक है, मतलब सिंगुलर नाउन है, और उसका भी कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। इसका मतलब बात तो हम सिंगुलर की कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्ब का प्रयोग जो है इस नाउन के अनुसार ही होगा। तो यहाँ कौन सी वर्ब आएगी फिर, सिंगुलर वर्ब। थोड़ा सा ये समझने का फ़र्क है, यानी यहाँ बुक्स हैं, खूब सारी बुक्स हैं, उनमें से 1/3 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक ही बुक है, उसके 1/3 की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी रजिस्टर है, बुक है, उसका 1/3 पार्ट, 1/3 का इसका मतलब एक ही बुक है, सिंगुलर नाउन है, और उसका 1/3 है, इसका मतलब ये भी क्या बता रहे हैं, एक वचन का ही बोध करवा रहा है। तो इसके साथ हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन्स की। भाई इन पार्टिकल्स या फ्रैक्शंस के बाद में जो भी नाउन आएंगे, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर कैसा आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स तो हमने देख लिए एग्जांपल्स में। अब एक आध जो सेंटेंस है वो और लेते हैं, पर कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन्स का। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं कहूँ 2/3 ऑफ द लैंड खालिस्तान इरिगेटेड इज आर। अब की बार देखो ये भी पार्टिकल है, फ्रैक्शंस है, 2/3 ऑफ, 2/3 भाग, लैंड का मतलब होता है भूमि। ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है,
अब की बार इनके बाद में जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये देखो आप, लैंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में वर्ब का जो प्रयोग होगा वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ ऑप्शन में दे रखा है इज या आर, और इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखो आप, जैसे मैं कहूँ 1/4 ऑफ द लैंड खालिस्तान इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है अनुपजाऊ, इरिगेटेड का मतलब है सिंचाई किया हुआ भाग, ठीक है, सिंचित, इरिगेटेड सिंचित, इनफर्टाइल अनुपजाऊ, बैरन, ठीक है। यहाँ अब की बार देखो इसका प्रयोग करोगे या आर का प्रयोग करोगे। 1/4 ऑफ द लैंड, 1/4 भाग है, लैंड ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग दोनों एग्जाम्पल सेम से ही हैं। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ लैंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, अरे इतनी बात क्लियर है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट जो रूल की बात करने वाले हैं, दैट रूल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। Whenever you are going to appear in the examination, competitive examination, then if there is the subject of there is a topic of subject verb agreement, then you have to go through this rule. This rule is very much important for this topic and for examination as well. Okay guys, आगे बढ़ते हैं अपन। जिस रूल की मैं बात कर रहा हूँ उस रूल को आप एक बार देखिए। जब हम आगे आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आर्टिकल के टॉपिक में हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, हम यही बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस टॉपिक की बात करेंगे आर्टिकल वाले की, तो वहाँ एडजेक्टिव आर्टिकल जो भी है, नाउन्स, ये जितने भी हैं उन सब की हम वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो टॉपिक चल रहा है तो इस टॉपिक में भी वो रूल बनता है अपना एक, तो उस रूल की बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल के टॉपिक में हम जनरली बात करते हैं कि एडजेक्टिव से पहले, विशेषण से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। दोबारा सुनो इसको, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, इनसे एक समस्त जाति का बोध होता है, कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं तथा इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। गॉट माई पॉइंट। इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे रिच, रिच का मतलब होता है धनवान, और ये एक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। रिच का मतलब क्या है, धनवान, जबकि ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो ये अब क्या बन जाएगा, एक कॉमन नाउन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। यदि किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है, उसकी तरह फंक्शन करता है, तब इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ द रिच का मतलब ये हुआ, इस रिच का मतलब क्या हुआ है, सभी अमीर, सभी अमीर लोग। जैसे मैं ये लिखूं द पुअर, पुअर का मतलब क्या हुआ, सभी, द पुअर का मतलब क्या हुआ, सभी गरीब लोग। जैसे मैं लिखूं द विग्ड, विग्ड का मतलब होता है दुष्ट, सभी दुष्ट लोग। जैसे मान लो मैं लिखूं द यंग, सभी जवान लोग या युवक जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं द ओल्ड, द ओल्ड का मतलब सभी वृद्धजन। द स्ट्रॉन्ग, सभी पावरफुल लोग। मतलब एक आदमी की बात हो रही है, समस्त की बात हो रही है, समस्त की बात हो रही है, समस्त जाति का बोध हो रहा है इससे। इसका मतलब ये एक कॉमन नाउन बन गया है भाई। ये जितने भी लिखे हुए ओल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, यंग है, विग्ड है, पुअर है, ये सारे के सारे
जो है एडजेक्टिव है, लेकिन इनके पहले जैसे ही आर्टिकल का यूज़ किया गया है तो ये क्या बन गए हैं, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग लेता है, क्योंकि इससे समस्त जाति का बोध होता है। एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम समस्त जाति की बात कर रहे हैं। तो जाति की बात करेंगे तो मोर देन वन हो गया, और मोर देन वन होते ही यहाँ पे प्लूरलिटी का बोध हो रहा है। तो प्लूरलिटी का जब भी बोध होगा तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। गॉट माय पॉइंट। तो इससे रिलेटेड कुछ एक आप एग्जांपल्स देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। ये इसमें खालिस्तान दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और यहां ऑप्शन में दे रहा हूं मैं आपको एक्सप्लॉइट्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और वो एक्सप्लॉइट लिखा हुआ वो कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। द रिच है, ये देखो यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग है क्या, इसका मतलब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। और सेंटेंस में किस रूप में काम लिया गया है इसको, सब्जेक्ट के रूप में। और ये एक क्या है, कॉमन नाउन। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गई, समस्त व्यक्तियों का बोझ। द रिच का मतलब सभी अमीर लोगों की बात हो रही है, सभी धनवान लोग जो है उनकी बात हो रही है। तो एक आदमी की बात नहीं हो रही, तो सबकी बात हो रही। तो यहाँ वर्ब हम कौन सी काम में लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। तो जैसा कि आपको रूल में बताया गया है उसके अनुसार आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब, एक्सप्लॉइट। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अमीर लोग गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो आप, जैसे मैं लिखूं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्या लिखा, द रिच आर, यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप और देखो कुछ एक, इसका मतलब क्या हुआ, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि अमीर लोग जो है वो हमेशा क्या नहीं होते, खुश नहीं होते। और देखो आप इसमें, जैसे मैं लिखूं इसको, द डेड खालिस्तान। द डेड का मतलब क्या हुआ, सभी मृत लोग। वर्शिप्ड, यहां वॉज का प्रयोग करोगे आप या वर का प्रयोग करोगे भाई। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। द डेड, इसका मतलब ये द डेड, मृत लोग, ये भी कॉमन नाउन है एक। और यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम इसको काम में ले रहे हैं। किस रूप में काम में ले रहे हैं, तब इसके साथ में भी हम कौन सी वर्ब का, इससे समस्त जाति का बोल। एक डेड बॉडी, एक डेड मैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डेड मैन MEN की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ आप किसका प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब वर का, क्योंकि ये कॉमन नाउन बन गया। और कॉमन नाउन अपने साथ हमेशा कौन सी वर्ब लेती है, कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है। इसके अलावा भी आप देखो, द रिच खालिस्तान सपोज्ड टू हेल्प द पुअर इज और आर। ये द रिच खालिस्तान सपोज टू हेल्प द पुअर, कि धनवान लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो गरीबों की क्या करेंगे, क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसमें आप देखें ऑप्शन इज और आर, दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से सही कौन सा है इसको आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। हाँ जी, द रिच इज सपोज टू हेल्प द पुअर।
इज का प्रयोग होगा या आर का? यहाँ पे दरिच है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपना रूल था ये इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या बताया था दोबारा देख लो एक बार इसको, कि कुछ एडजेक्टिव से पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ये कई बार नाउन का एरर भी होता है, इसका नाउन का एरर भी बन जाता है कई बार, क्योंकि अपने आगे इस आर्मी कलर के एग्जाम में नाउन का चैप्टर भी आएगा, तो जहाँ जहाँ पे एरर बन रहे हैं अपने वहाँ देख लो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर्स। हाँ जी, यहाँ द रिच है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है, समझ जाति का बोध हो रहा है। एक्सप्लॉइट वर्ब है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ये यूज भी सही है एकदम, लेकिन यहाँ आगे लिखा है द पुअर्स। द पुअर्स का यूज ये गलत है, क्योंकि द पुअर जो होता है ये यूज गलत है अभी, क्योंकि द पुअर का मतलब ही समस्त गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या हुआ? समस्त गरीब लोगों की बात हो रही है, यानी ये खुद ही बहुवचन है, इसलिए इसमें एस जोड़कर इसका क्या नहीं बना सकते हैं? बहुवचन नहीं बना सकते। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि जब भी हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे तो ये बहुवचन बन जाते हैं, तब इनका एस या ई एस जोड़कर इनका बहुवचन फिर नहीं बनाया जाता। तो ये एक नाउन का एरर है, तो इस एरर को भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि पहले हम बात कर रहे थे वर्ब्स भरने वाली बात कर रहे थे, या वर्ब से रिलेटेड जो भी एरर थे उनकी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कल जो हम लास्ट वीडियो में हम जो बात कर रहे थे कि जेरंड, इस जेरंड को तो जानते होंगे आप सभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरंड का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो रहा था तो इसके साथ में वर्ब कौन सी काम में ले रहे थे हम? सिंगुलर वर्ब। भाई जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे थे, तब हम किसका प्रयोग कर रहे थे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब आज हम बात करेंगे थोड़ी सी क्लोज के बारे में। क्लोज उपवाक्य, ये होता क्या है उपवाक्य? भाई इसको हम क्लोज बोलते हैं, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लोज। तो क्लोज क्या है? ये उपवाक्य बोलते किसको हम? उपवाक्य में देखो ऐसा होता है, ये एक सेंटेंस ही होता है जिसका खुद का पूर्ण अर्थ होता है, जबकि फ्रेज जिसको हम वाक्यांश बोलते हैं उसका खुद का अर्थ नहीं होता, उसका खुद का पूर्ण अर्थ नहीं होता। क्लोज जो होता है, क्लोज में एक तो इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, एक तो सब्जेक्ट होगा ही होगा और एक कम से कम एक क्रिया होगी इसमें, तो कर्ता और क्रिया होने पर सेंटेंस बन जाता है और उसका अर्थ भी पूर्ण आ जाता है। लेकिन फ्रेज जो है वाक्यांश, उसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता, वो तो बस जैसे मैं कहूँ इन द कॉर्नर, अब इन द कॉर्नर है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। कम से कम सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो जरूरी है। तो क्लोज जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पैटर्न पाया जाता है, या SVO। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? क्लोज कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं अब की बार बात करने वाला हूँ कि क्लोज, यदि किसी सेंटेंस में क्लोज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। गॉट माय पॉइंट? जैसे व्हाट वी से, खालिस्तान, क्लियर, यहाँ इज का प्रयोग करोगे आप या आर का प्रयोग करोगे? भाई व्हाट वी से क्लियर, तो ये एक पूरा पूरा क्या है? क्लोज है। ये वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एलिमेंट्स होते ही अपना क्या बन गया? ये क्लोज बन गया। अभी क्या बन गया? ये क्लोज, और क्लोज बन गया। लेकिन यहाँ वर्ब बढ़ना है तो इस सेंटेंस का क्या है? ये सब्जेक्ट ही है। तो जब भी कोई क्लोज होगा, एक क्लोज है तो सिंगुलर वर्ब, डबल क्लोज यदि एंड से जुड़े हुए हों तो वहाँ पे फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इज और आर दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। कितने ऑप्शन दे रखे हैं? दो। भाई इनमें से आपको कौन सी वर्ब भरनी है?
तो एक ही क्लोज है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। एक किसी सेंटेंस में जेरेंड का प्रयोग भी, एक ही जेरेंड का प्रयोग हो रहा है और सब्जेक्ट के रूप में हो रहा था, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यदि किसी सेंटेंस में दो जेरेंड एंड से जुड़े हुए हों और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो उनके साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ जेरेंड की बात कर रहा था मैं, और जेरेंड में क्या बता रहा था, जैसे मान लो मैंने कहा प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ प्लेइंग जेरेंड है, लेकिन इसके साथ में कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। तो एक जेरेंड होगा तो सिंगुलर वर्ब का, डबल जेरेंड दे रखे हैं तो प्लूरल वर्ब का, डबल क्लॉज दे रखे हैं तो भी आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे। तो यहाँ तो अपन सिंगुलर जेरेंड सिंगुलर क्लॉज की बात कर रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं कि डबल जेरेंड डबल क्लॉज दिए हुए हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। गॉट माई पॉइंट। यहाँ हम बात करेंगे डबल जेरेंड। यदि दिया डबल जेरेंड का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में डबल क्लॉज का प्रयोग हो, यदि किसी सेंटेंस में किसका प्रयोग हो, डबल क्लॉज का, तो यहाँ पे भी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, डबल जेरेंड और डबल क्लॉज का मतलब ये हुआ कि दोनों दो जेरेंड एंड से जुड़े हुए होंगे, सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ठीक है, इन द सेम वे क्लॉज डबल क्लॉज जो है वो भी किस में आएंगे, वो भी एंड से जुड़े हुए होंगे और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे एंड राइटिंग, खालिस्तान, गुड हैबिट्स, यहाँ ऑप्शन दे दिया इज आर। अब की बार ये एक सेंटेंस दिया गया है, रीडिंग एंड राइटिंग गुड हैबिट्स। कैसी हैबिट्स हैं ये, पढ़ना और लिखना दोनों अच्छी आदत हैं। ये भी जेरेंड है, इसमें वी जेरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जेरेंड बोला जाता है। ये जेरेंड का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे जेरेंड है। और राइटिंग जो है ये भी क्या है, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये भी क्या है, जेरेंड। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि डबल जेरेंड, यानी ये एक जेरेंड तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों यदि एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना और लिखना दो कार्य हो गए, डबल जेरेंड है, तो यहाँ पे अब की बार वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब। और देखो अब की बार हम यहाँ बात करेंगे डबल क्लॉज की। ठीक है, वॉट वी से एंड वॉट वी डू। ओके, इज व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, खालिस्तान ओके। अब देखो ये एक क्लॉज तो ये हो गया, और दूसरा क्लॉज क्या है, ये है व्हाट वी डू। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, ये दोनों क्लॉज हैं। दो क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए भी, एंड से। तो जब दो क्लॉज एंड से जुड़े हुए होंगे, किससे जुड़े हुए होंगे, और सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो भी इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और प्लूरल वर्ब के रूप में यहाँ इज और आर दो ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक ही होता है। और वैसे
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जानकारी होना, कुछ नाउन्स की जानकारी होना, फिर इसमें वर्ब्स का प्रयोग करना। भाई सबसे पहली बात तो ये है ना कि वर्ब का प्रयोग भी सही किया जाना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा अपन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ताकि आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे कई बार नाउन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, कई बार सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में, कई बार वर्ब का प्रयोग पता नहीं चलता कि इसमें एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा या बहुवचन की क्रिया का। तो ये जो हम जेरेंड की और टू इन्फिनेटिव की और जो क्लॉज की बात कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? भाई सिंपल रूल्स तो आप पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जेरेंड का आपको पता ही नहीं जेरेंड है क्या ये, ठीक है, टू इन्फिनेटिव का जब आपको पता ही नहीं कि टू इन्फिनेटिव है क्या, क्लोज का पता नहीं हो, तब हम ये बात कर रहे हैं इस बोर्ड पे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या जो है वो नहीं आनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस टॉपिक को लगभग पूरा करवाऊँगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और मैं ये धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो जितने भी आर्मी क्लर्क के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो इन चीज़ों को आराम से समझें। और क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर आता है इंग्लिश का, केवल टोटल कंप्लीट जो पेपर है वो तो 200 नंबर का है, इंग्लिश का 100 नंबर का ही आता है। ये 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें इंग्लिश का, तो प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का है, तो इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर हो गया अपना। तो विद्यार्थी जितने भी मेरे आर्मी क्लर्क के अब तक पढ़े हुए हैं, तो उनका लगभग का सिलेक्शन है वो आज भी मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। तो आपसे जितनी मेहनत हो रही है वो आप करते रहें, और यहाँ बोर्ड पे हमसे जितनी मेहनत हो रही है वो हम लगातार आपके साथ रूबरू मुखातिब होते रहेंगे। गॉट माय पॉइंट? और एक चीज़ और ये बता दूंगा कि ये चैप्टर अभी तो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ एक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि नए नए जो सेंटेंस आएंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स आएंगे, पैटर्न्स आएंगे, तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तथा उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या बताया मैंने कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं वो नाउन्स लिख रहा हूँ, वो जो नाउन्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे पीपल, पीपल का मतलब लोग, लोग का मतलब एक वचन तो नहीं है, ये बहुवचन ही है। पुलिस, पुलिस ये पुलिस होता है पुलिस। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो इसका फोनेटिक है एकदम करेक्ट फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो क्या है? पुलिस। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुलिस, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? पुलिस। ठीक है, पीपल, पुलिस। कैटल, कैटल तो जानते होंगे, कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी में एक से अधिक जानवर आते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस। ठीक है, इसके अलावा आप देखो पीपल, पुलिस, कैटल, पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है खेतीहर मजदूरों का समूह, कृषक वर्ग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? खेतीहर मजदूरों का समूह। देन वी हैव अ न्यू वर्ड जेंट्री। जेंट्री का मतलब सज्जन लोगों का समूह, भद्र पुरुषों का समूह होता है ये जेंट्री। ठीक है, पोल्ट्री, ये मुर्गियां या बतख जिसको हम बोलते हैं। पोल्ट्री फार्म भी होता है। पोल्ट्री का मतलब क्या है? मुर्गियां या बतख। इसके बाद में आप देखो कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिकों का समूह। ठीक है, घुड़ सैनिक बोल सकते हैं इसको। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या है? पैदल सेना। पैदल सेना, जैसे ये पुराने समय में भी युद्ध हुआ करते थे, आज भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फेंट्री का मतलब ये पैदल सेना जो चल के युद्ध लड़ती है। तो युद्ध में पहले पुराने समय में, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा युद्ध वगैरह करते थे, तो दैट इज नोन एज इन्फेंट्री। चल चल के युद्ध किया करते थे, हालांकि चलते तो अब भी, लेकिन वो एक ट्रेडिशन था, वो उनकी तकनीक थी जो भी है। ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, गोला बारूद, युद्धपोत, आर्टिलरी। क्या क्या लिखा हमने? पीपल, पुलिस, कैटल, पीजेंट्री।
और क्या लिखा, जेंट्री। केटल का मतलब मवेशी, पिजेंट्री का मतलब खेतीहर मजदूरों का समूह, जेंट्री का मतलब सज्जन लोगों का समूह। पोल्ट्री वर्ड लिखा, पोल्ट्री का मतलब मुर्गियाँ या बतख होता है। कैवलरी का मतलब घुड़सैनिक, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, और आर्टिलरी का मतलब क्या हुआ, युद्धपोत या गोला बारूद जो भी है। इसके अलावा आप देखो क्लैर्जी, क्लैर्जी का मतलब होता है पुजारी वर्ग। कौन सा वर्ग, पुजारी वर्ग। और इसके बाद में आप देखो नोबिलिटी, नोबिलिटी ये कौन सा है, ये सामंत वर्ग बोलते हैं इसको। कौन सा वर्ग बोलते हैं, सामंत वर्ग। सो वी हैव these nouns are always in plural form and they carry plural form with them. Why not? Am I right or not guys? Yes, I'm absolutely right. मैं यूँ बोल रहा हूँ कि ये जितने भी नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं एक बार। जैसे मैं कहूँ द पुलिस, खालिस्तान, चेजिंग द थीव्स इज आर। द पुलिस चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। चेज का मतलब पीछा करना होता है, थीव्स का मतलब क्या है, चोर। थीप का प्लूरल क्या होता है, थीव्स। क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में हम जब देखते हैं तो किसी वर्ड या कोई नाउन है जिसका एंड ऐप में होता है तो उसका जैसे ही हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ऐप या ऐप ही को हटाकर उसको किस में चेंज करते हैं, वीईएस में। तो थीप का प्लूरल क्या हो गया, थीव्स। थीव्स का मतलब है चोर, खूब सारे चोर। द पुलिस चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये दो वर्ब्स दे रखे हैं, इज और आर, दो वर्ब्स हैं। लेकिन यहाँ पुलिस जो है वो इसको हमने क्या मान रखा है, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। व्हाट माय पॉइंट। जैसे मैंने लिखा केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड इज या आर। कैटल, कैटल का मतलब क्या है, मवेशी। कैटल का मतलब क्या हुआ, मवेशी तो है ये। कैटल इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरना। कैटल भी प्लूरल नाउन मान रखा है तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। किसका, जैसे मैं लिखूँ यहाँ द पीपल ऑफ राजस्थान, द पीपल ऑफ राजस्थान laborious is, the people of Rajasthan is laborious या are laborious। laborious का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, उद्यमी। laborious का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्कर, ठीक है। द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ पीपल ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब भी कौन से लेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। गॉट इट। तो इस प्रकार से ये जो नाउन्स हैं उनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे। और इससे रिलेटेड एक दो नाउन्स की बात और करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक दो सेंटेंस और लेते हैं, एग्जांपल्स। जैसे मैं कहूँ पोल्ट्री खालिस्तान सोल्ड इन साउथ इंडिया इज आर। सिंपल सा सेंटेंस है, पोल्ट्री सोल्ड इन साउथ इंडिया। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे आप प्लूरल। यहाँ बात किसकी हो रही है,
मुर्गियाँ या बतख की बात हो रही है। जब हम पोल्ट्री वर्ड इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके दो मीनिंग होते हैं भैया। वैसे पोल्ट्री वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं? दो मीनिंग होते हैं। लेकिन जब हम मुर्गियाँ या बतख की बात करेंगे तब इसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? पोल्ट्री आर सोल्ड इन साउथ इंडिया। ठीक है, जैसे मैं और देख लो इसमें सेंटेंस, पोल्ट्री सोल्ड हियर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल वर्ब का? पोल्ट्री, यहाँ मुर्गियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुर्गियाँ या बतख की। तब इसके साथ में भी आप किसका प्रयोग करोगे? प्लूरल वर्ब का। गॉट माय पॉइंट? भाई पोल्ट्री शब्द का प्रयोग जब मुर्गियाँ या बतख के अर्थ में करेंगे तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान दें इस वर्ड के दो यूज हैं। द वर्ड पोल्ट्री हैज ड्यूअल मीनिंग। पोल्ट्री वर्ड के दो मीनिंग है, तो मैं इसी वर्ड को एक बार लिख रहा हूं यहां, पोल्ट्री। पोल्ट्री के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ होता है इसका मुर्गियां या बतख, बहुत सारे बतख। जब इस पोल्ट्री वर्ड का मीनिंग मुर्गियां या बतख होगा तब इसको कौन सा नाउन माना जाता है? प्लूरल नाउन। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट प्लूरल नाउन ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। तो यहाँ प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन के रूप में माना गया है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन ध्यान दें विशेष रूप से भोजन के अर्थ में पोल्ट्री शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यदि भोजन के अर्थ में किया जाए, साउथ इंडियन इस वर्ड का यूज जो है वो भोजन के अर्थ में करते हैं। तो जब भोजन के अर्थ में करेंगे तो इसको एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, साउथ इंडियन जो है इसको विशेष रूप से भोजन के अर्थ में जब हम इसको काम में लेंगे तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है यहाँ पे। इसका जो हम प्रयोग पढ़ रहे हैं इसको सिंगुलर नाउन के रूप में मानेंगे अब की बार। जब पोल्ट्री शब्द का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में करेंगे, किस अर्थ में करेंगे? भोजन के अर्थ में, तब इसको एक कौन सा नाउन माना गया है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब। भाई पोल्ट्री शब्द का प्रयोग होता है मुर्गियाँ या बतख, और इसको कौन सा नाउन माना गया? प्लूरल नाउन माना गया, और इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन विशेष रूप से जब पोल्ट्री शब्द का प्रयोग भोजन के अर्थ में किया जाए तो इसको एक सिंगुलर नाउन माना जाता है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पोल्ट्री खालिस्तान चीप इन दिल्ली, यहाँ इज या आर। पोल्ट्री इज चीप इन दिल्ली। आपको ये देखना है कि यहाँ मुर्गियों की बात हो रही है या भोजन की बात हो रही है। कि जब मैं ऐसे कहूँ कि दिल्ली में भोजन जो है वो सस्ता है, तो दिल्ली में भोजन सस्ता है, तो यहाँ जब हम भोजन की बात करेंगे तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इज का, न कि ये सिंगुलर वर्ब का। जब पोल्ट्री शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो विशेष रूप से भोजन की बात करेंगे हम। जब पोल्ट्री शब्द के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा इसका मतलब हम मुर्गियों या बतख की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द वर्ड पीपल। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो पीपल वर्ड है उसका भी यूज़ देख लो आप एक बार। जब हम इस इन नाउन्स की बात करें तो इन नाउन्स में जैसे मैं आपको लिखवाए थे पीपल, पुलिस, केटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, ठीक है, तो उन्हीं नाउन्स की बात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वर्ड कौन सा था? पोल्ट्री था, और उन्हीं में से एक कौन सा वर्ड है? पीपल। जैसे पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। पीपल शब्द अपने आप में बहुवचन है, तब इसका ऐसे ही ये जोड़कर इसका कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब पीपल शब्द का प्रयोग नेशन के अर्थ में करें,
किस अर्थ में करें, राष्ट्र के अर्थ में करें, तब हम पीपल में एस या ई एस जोड़कर इसका बहुवचन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका बहुवचन भी बनाते हैं। जब पीपल शब्द का प्रयोग राष्ट्र के रूप में किया जाए, पीपल का, तो इसमें एस या ई एस जोड़कर इसका क्या बना देते हैं? बहुवचन। यहाँ तो हम समस्त लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव इन राजस्थान, कि राजस्थान में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, इसका मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स, नॉट पीपल। द पीपल ऑफ राजस्थान आर इंडस्ट्रियस, कि राजस्थान के लोग जो हैं वो मेहनती हैं, तब तो पीपल। सभी लोगों की बात हो रही है तब तो पीपल, लेकिन अलग अलग लोगों की, अलग अलग कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? पीपल्स। तो इसका यूज भी देखो आप, जैसे मैं ऐसे कहूँ, द पीपल ऑफ राजस्थान, खालिस्तान, सिंपल एंड सोबर इज आर। क्या लिखा मैंने? कि राजस्थान के लोग जो हैं वो साधारण हैं, सिंपल है एकदम, ठीक है। यहाँ पीपल वर्ड का प्रयोग किया गया है, समस्त लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, सभी राजस्थान के जितने भी लोग हैं। तो इसके अनुसार हमें यहाँ वर्ब का प्रयोग, तो कौन सी वर्ब का ही प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। पीपल्स के साथ भी हालांकि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, लेकिन इन दोनों वर्डिंग्स में अंतर देखो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा इसको। जब मैं ऐसे कहूँ द पीपल्स, सॉरी, मैनी डिफरेंट पीपल्स खालिस्तान इन राजस्थान, यहाँ देखो इज या आर, किसका प्रयोग करोगे? यहाँ आपकी बात पीपल्स की बात हो रही है कि राजस्थान में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, मैनी डिफरेंट पीपल्स, इज नहीं, यहाँ पे लिव या लिव्स का प्रयोग करो, लिव्स और लिव। मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव या लिव इन राजस्थान। अब ये देख लो आप, यहाँ पीपल्स की बात, भाई चाहे पीपल का प्रयोग करो चाहे पीपल्स का प्रयोग करो, दोनों में वर्ब तो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो इसमें लिव जो है वो प्लूरल वर्ब है, लेकिन आपको इन दोनों वर्ड्स के अंतर में ध्यान रखना है कि पीपल तो खुद ही बहुवचन, लेकिन क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है क्या? इसका जैसे ही हम बहुवचन बनाएंगे तो इनके अर्थ बदल जाते हैं, और इसका अर्थ यहाँ पे क्या दे रहा है? राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की। गॉट इट? चलो फिर नेक्स्ट, इसी रूल से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं अपन। इसमें मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया नहीं था, और वो वर्ड है कैनन। कैनन का मतलब होता है तोपें, इसी में चल रहा है अभी इस रूल में। जैसे नोबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखवा दिया था आपको। एक वर्ड बताया था आपको क्लैर्जी। क्लैर्जी का मतलब होता है पुजारी वर्ग, पुजारियों का समूह। क्लैर्जी वर्ड भी यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था, उसका मतलब क्या बताया था? पुजारी वर्ग या पुजारियों का समूह। लेकिन यहाँ जो वर्ड लिख रहा हूँ मैं वो कौन सा है? कैनन। और कैनन का मतलब क्या होता है? तोपें। ये वर्ड प्लूरल फॉर्म में ही है, और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ कैनन बूमिंग in the battlefield was या were। कैटल बूमिंग इन द बैटलफील्ड, कि तोपें जो हैं वो युद्ध के मैदान में दंदना रही थी। अब तोपें यहाँ ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी आप कौन सी लोगे? प्लूरल वर्ब। किसका प्रयोग करोगे आप? वर्ब का ही प्रयोग करोगे। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? तो हमने बात की थी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, और उनके साथ में वर्ब भी कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कई बार विद्यार्थियों को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट इसमें से रियल सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मान लो कई बार दो नाउन्स दिए हुए होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं किसी प्रेपोजिशन से।
दो नाउन्स जुड़े हुए होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो, लेकिन वो किसी न किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे प्रेपोजिशन आउ का प्रयोग होता है, या विद या ऑन, जो भी है। तो आप उस कंडीशन में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि सब्जेक्ट ये है या ये है। तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस ही लिख रहा हूँ पहले, और उसके बाद में आगे हम खालिस्तान बढ़ते हैं उसमें। जैसे द कॉस्ट ऑफ दीज मैंगोज राइजन, और यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको हैज या हैव। द कॉस्ट ऑफ दीज मैंगोज राइजन। अब आपको कई बार कन्फ्यूज़न भी होती है कि हाँ यहाँ पे ये द कॉस्ट है वो सब्जेक्ट है, या दीज मैंगोज, यहाँ दीज मैंगोज की बात हो रही है या कॉस्ट की बात हो रही है। तो इसको समझने का सीधा सा तरीका है, जैसे मान लो यहाँ ये नाउन दे रखा है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्रेपोजिशन आउ का प्रयोग दे रखा है कोई, और उसके बाद में क्या दे रखा है, ये भी नाउन ही है कोई। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो आप भाई। यहाँ जैसे नाउन दे रखा है, प्रेपोजिशन आउ का प्रयोग दे रखा है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जा रहा है, तो आप यहाँ प्रेपोजिशन आउ का प्रयोग हुआ है, विद भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्रेपोजिशन से पहले वाला जो भाग होगा वही क्या होगा, रियल सब्जेक्ट कहलाता है। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इसको भी फोकस करेंगे। क्या बताया मैंने कि जब नाउन ऑफ नाउन, या जो नाउन प्लस यहाँ ये क्या है, प्रेपोजिशन ही तो है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले और वहाँ आपको देखना हो कि इसमें रियल सब्जेक्ट कौन सा है, तो द कॉस्ट ऑफ दीज मैंगोज, मैं यहाँ इन मैंगोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इनकी कीमत की बात कर रहा हूँ। तो कीमत जो है वो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का। गॉट माई पॉइंट? यहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ दीज मैंगोज, इन आमों की कीमत। यहाँ आम की बात हो रही है, कीमत की बात हो रही है। यहाँ हम कीमत की बात कर रहे हैं, न कि आम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, द कॉस्ट, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज मैंगोज, वाई नॉट। तो द कॉस्ट ऑफ दीज मैंगोज, इसका मतलब यहाँ जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, द कॉस्ट। जैसे मैं कहूँ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब इसमें द स्टूडेंट्स की बात हो रही है या द बिहेवियर की बात हो रही है, इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, द बिहेवियर, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लासरूम की कर रहा हूँ या कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो रियल सब्जेक्ट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है जब भी नाउन कोई प्रेपोजिशन दे रखा है फिर नाउन आए, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला जो पार्ट होगा वो जनरली इसका सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट वही है, और उसी के अनुसार ही हमें किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे द बिहेवियर of the students good is या are। the behavior of the students, अब यहाँ देखो ये भी नाउन है, ये प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ पे फिर से नाउन आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो पार्ट होता है वो जनरली वही सब्जेक्ट होता है और रियल सब्जेक्ट यही है। तो इसके अनुसार द बिहेवियर एक सिंगुलर नाउन है, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे करना है, सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान खालिस्तान इंडस्ट्रियस इज या आर। द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती,
अब आपको ये देखना है कि यहाँ वही स्ट्रक्चर है, नाउन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। ये नाउन है द स्टूडेंट्स, यहाँ ये प्रेपोजिशन दे रखा है, क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे, और ये राजस्थान फिर से क्या है, नाउन है। मैंने क्या बताया कि इस प्रेपोजिशन से पहले वाला पार्ट जो होगा वही रियल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखो अब की बार राजस्थान की बात हो रही है या द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इसके अनुसार यहाँ भी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हम करेंगे। गॉट इट? तो इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सिंपल रूल्स हैं और सिंपल ही चैप्टर है, इसको बस पढ़ो एंड गो फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो ग्रामर जो सीखी जाती है वो केवल और केवल प्रैक्टिस से सीखी जाएगी। पहले आप इनको रूल्स को पढ़ो और उसके बाद में गो फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही आप में निखार आता जाएगा और धीरे 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 जो भी कोई कन्फ्यूजन, आमूल चूल कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है वो भी निकल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी और। हम बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। तो उन नाउन्स के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं एक बार कि ये नाउन्स जो है उनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों?